ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि पहले एक्सटर्नल के सामने डायरेक्ट पेश होने से पहले कभी ये बेस्ट अप्रोच होती है कि पहले एक इंटरनल ऑडिट हो जाए, ताकि जो आपके इश्यूज हों वो इंटरनल टीम ही आपको बता दे कि दीज आर द इश्यूज, सो दैट जब आप एक्सटर्नल के पास जाएं एवेल्युएशन करवाने के लिए, तो वो जो चीज़ें इंटरनल ने जो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे वो आप सॉर्ट आउट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि जब आप एक्सटर्नल के पास जाएं तो ऑलरेडी चीज़ें कुछ हद तक फिल्टराइज हो चुकी हों। तो इसीलिए फिर ये इनसाइड डिटेल्स लेने के लिए आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट ऑडिट्स वगैरह करवा रही होती है, सो दैट वो एनालाइज कर सकें कि हम प्रॉपर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकॉर्पोरेट डेटा अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है, अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल कोई इवेंट हो रहा है, कोई ऐसी कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसको जो है वो कैसे कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाना इज द टास्क ऑफ अपर लेवल मैनेजमेंट। इनकॉर्पोरेट डेटा अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल न्यू टैक्स लॉज और कॉम्पिटिटर्स, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो फिर उसके लिए क्या काम करना है, उसको कैसे कंपनी में आइडेंटिफाई करवाना है कि दीज आर द न्यू कॉम्पिटिटर्स, उनकी ये पॉलिसीज हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज अवर पॉलिसी एज वेल सो दैट वी कैन कॉम्पीट देम। सो ये सारी चीजें जो है कोई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के फैक्टर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, वहाँ काम कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैनेजमेंट चेंज हो रही है। जाहिर है जब हम ये सुनने में आता है, देखने में आता है कि जब कोई मैनेजमेंट चेंज होती है, मैनेजमेंट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेट्स से सीईओ चेंज हुआ, सीईओ नया आया, उसने उसको पुराना वाला मैनेजर समझ नहीं आया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्कफोर्स बनाना शुरू करता है। इसी तरह हम गवर्नमेंट में भी ऐसी होता है, जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है सारे जो है हमारे पास मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, फिर नए आने वाले फिर अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली फिर नई गवर्नमेंट अपनी वर्कफोर्स बनाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट डाटा अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स लेट से कोई आपकी गवर्नमेंट ने कोई नई टैक्स पॉलिसी बनाई है, ठीक है, कोई नई पॉलिसी बनाई, नई पॉलिसी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फिर आपकी सीनियर मैनेजमेंट का टास्क होता है। अच्छा, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो अगर किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर वो उसको पहले तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप चेंज कर देंगे उसको निकाल दें, तो फिर आप कुछ वार्निंग्स दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट टास्क दे रहे होते हैं, कुछ स्किल सेट्स करवा रहे होते हैं, कुछ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं नजर आ रहा होता तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिफरेंट मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि हमारे जो एंड रिजल्ट हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें कोई नया पर्सन हायर करना पड़ेगा इस फोर्स के लिए। तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो यूनानिमसली जो है जिसका जो सब जिस पे एग्री करे, तो क्योंकि किसी एक का डिसीजन वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब जो उस पर अगर एग्री करेंगे तो फिर वही चीज फिर फॉलो होती है। ESS that provides minute-to-minute view of firm's financial performance as measured by working capital, account receivable, account payable, cash flow and inventory. ESS के पास एक एक मिनट की अपडेट होनी चाहिए कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कितने ऑर्डर्स आए, किस एम्प्लॉय को हम कितना पे कर रहे हैं, हमारे पास टोटल कैपिटल अभी कितना है, टोटल कैपिटल मीन्स अभी हमारे पास टोटल कैश और टोटल एसेट सब चीजें कितनी है,
total investment in terms of cash and in terms of asset as well. Account receivable, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने रिसीव करनी है, मीन्स ये ऐसा डाटा है कि कभी भी सीनियर मैनेजमेंट अगर अपने मिडिल लेवल मैनेजर से कहे कि मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो वो फौरन से उसको जनरेट करके दे सके। और वो कब फौरन कैसे हो सकेगा, जब सिस्टमेटिकली कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली स्टोर और अपडेट हो रहा है। अकाउंट्स पेएबल, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, किन किन को हमने पे करना है। कैश फ्लोज कौन कौन से हैं हमारे पास। एंड इन्वेंट्री क्या क्या है, कौन कौन सा डाटा इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास अभी मौजूद है, इन्वेंट्री कौन कौन सी मौजूद है, और क्या क्या चीजें हमें फर्दर और परचेज करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईएसएस के थ्रू आपकी सीनियर मैनेजमेंट के पास जा रही होती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपका जो सीनियर मैनेजमेंट में सिर्फ सीईओ नहीं आता, सीनियर मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे टॉप लेवल पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, फिर उसके बाद सीएफओ होता है, सी होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल। तो बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो उनका ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो एक एक को जाके चेक कर रहे हो। तो वो थ्रू सिस्टमेटिक वे अपने सिस्टम में ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज रिपोर्ट की फॉर्म में चेक कर रहे होते हैं। और वो उनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव्स को सपोर्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप्स ऑफ सिस्टम्स टू वन अनदर, अब जब हमने ये 3-4 डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े, इनका आपस में एक दूसरे से क्या लिंकेज है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। टीपीएस मेजर सोर्स ऑफ डाटा फॉर अदर सिस्टम, किसी भी और सिस्टम के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो डाटा जा रहा होगा, मेजर सोर्स वो आपकी टीपीएस होगी, क्योंकि जो आप डे टू डे टास्क कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सिस्टम में एंटर करेंगे तो उसी के बेसिस पे फिर पूरा डाटा एंड रिपोर्टिंग वगैरह परफॉर्म हो सकती है। ईएसएस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, रेसिपिएंट ऑफ डाटा फ्रॉम लोअर लेवल सिस्टम्स। ईएसएस सबसे टॉप पर होता है क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, हमेशा लोअर लेवल सिस्टम पे। मींस ईएसएस के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से होकर आएगी, एमआईएस के थ्रू। एमआईएस के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, टीपीएस के थ्रू। तो ईएसएस सबसे टॉप पर है और एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मिडिल लेवल है और सबसे लोअर लेवल पे टीपीएस है। तो टीपीएस पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वही एमआईएस और डीएसएस के पास जाएगी और वही इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की फॉर्म में एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के पास आ रही होगी। डेटा में बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के बीच में डेटा एक्सचेंज हो सकता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के डेटा पे रिलाई कर रहा होता है। इन रियलिटी मोस्ट बिजनेसेस सिस्टम्स ओनली लूजली इंटीग्रेटेड, वो कह रहे हैं कि यूजली ये हो रहा होता है रियलिटी में कि बहुत सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में ये सिस्टम जो है वो लूजली इंटीग्रेटेड होते हैं। लूजली मींस बहुत टाइटली इंटीग्रेट नहीं होते एक दूसरे से, मींस अलग अलग काम कर रहे होते हैं और उनका आपस में लिंकेज भी कम होता है। यूजुअली वो ये बता रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड हो सो दैट इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफॉर्म हो सके एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन क्योंकि लूजली इंटीग्रेटेड होते हैं इसलिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। आइडियली ये होना चाहिए कि टाइटली इंटीग्रेटेड हो, टाइटली मींस फुल आपस में एक दूसरे से लिंकेज हो, लेकिन लूजली इंटीग्रेटेड का मतलब है लिंकेज और रिलेशनशिप कम है। इंटर रिलेशनशिप्स अमंग सिस्टम्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डाटा कहाँ जा रहा होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी और एमआईएस सिस्टम में भी, और फिर वो एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट से होता हुआ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट के पास पहुंचेगा। एमआईएस से भी डाटा जा रहा होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से होता हुआ वो डाटा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के पास भी जा सकता है। The various types of systems in the organization have interdependencies. टीपीएस आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि सबसे मेजर इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर कौन है, आपका टीपीएस। अगर आप टीपीएस में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जो डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसी की बेसिस पे डाटा आगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। दैट इज रिक्वायर्ड बाय मेनी अदर सिस्टम्स इन द फर्म, जो डाटा टीपीएस स्टोर कर रहा है उस डाटा की रिक्वायरमेंट बाकी और तमाम सिस्टम्स को रहेगी, विच इन टर्न प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। और टीपीएस से डाटा लेकर वो सारे सिस्टम जो है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। But increasingly, firms are using new technologies to integrate information system resides in many different systems. वो कह रहे हैं कि जो है these different types of systems are loosely coupled in most business firms. ये पिक्चर में तो दिखा रहे हैं कि यहाँ से डाटा यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूजुअली
एक्चुअल में ये सिस्टम जो है वो बहुत लूजली इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा लूजली इंटीग्रेट होते हैं, these different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technology। वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो अलग अलग सिस्टम, मतलब अलग अलग मॉनिटर्स पे होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स पे होते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस पे होते हैं, और आपस में उनका लिंकेज भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो हमारे पास डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हेल्प आउट कर रही हैं इन सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, अब तो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं कि वो एक जगह से डाटा एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पे नेविगेट कर सकती हैं। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईएस इन अ फर्म वर्क टुगेदर। वो कह रहे हैं कि दैट इज अनदर अ प्रॉब्लम। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम रन कर रहे हैं, तो उनको साथ में एक साथ इंटीग्रेट करना इज अ प्रॉब्लम। The challenge to get them all work together as one corporate system, information integration। वो कह रहे हैं एक्चुअल चैलेंज ये है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं उनको एक साथ एक जगह पे इंटीग्रेट करना, विच इज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। कि मैं एक ही उस पर बैठकर एक ही लेट से एक ही सिस्टम हो या एक ही एप्लीकेशन हो जिससे मैं सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकूं। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एप्लीकेशन सिस्टम दैट स्पैन फंक्शनल एरियाज, फोकस ऑन एग्जीक्यूट कोऑर्डिनेट बिजनेस प्रोसेसेस। मींस वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो एग्जीक्यूट भी करे, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे कि हमने किसी भी बिजनेस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चलाना है, कैसे रन करवाना है, डिफरेंट प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कैसे करना है, एक साथ एक जगह कैसे करना है, फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कस्टमर सर्विसेज, और कस्टमर को सर्विसेज कैसे देनी है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जो इन तमाम चीजों को आपस में कनेक्ट कर रही है। जो अलग अलग सिस्टम है उनको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टोर करना इज द एंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड है। आपकी सीनियर लेवल भी होगी, आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट भी होगी, आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी होगी। एग्जीक्यूट बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस फर्म, और थ्रू आउट द फर्म, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रही होगी। एंड स्पैन फंक्शनल एरियाज, फंक्शनल एरियाज कौन कौन से होंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज सिस्टम्स। ईआरपी, ईआरपी के जो अपने हमने फंक्शनल एरियाज पढ़े थे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ईआरपी। ERP basically क्या कर रही है? Collects data from different firms functions and stores data in single central data repository to be shared among firms. Resolves problem of fragmented redundant data sets and systems। Fragmented का मतलब है अलग अलग जगह पे पड़ा है। Redundant means कि बार बार रिपीट हो रहा है। लेट से मैं कह रही हूँ कि अकाउंट्स वालों के पास एक अलग सिस्टम है और रजिस्ट्रेशन वालों के पास एक अलग सिस्टम है। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट वाले के पास भी डबल एक दफा स्टोर हो रहा है और रजिस्ट्रेशन वाले के पास भी स्टोर हो रहा है, जबकि स्टूडेंट एक ही है। तो रिडेंडेंट का मतलब होता है रिपीट, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही हो। अब लेट से वो एक डेटा, एक ही स्टूडेंट का डेटा दो तीन जगह पड़ा है, अकेडमिक्स के पास भी है, रजिस्ट्रेशन वालों के पास भी है, अकाउंट वाले के पास भी है। अब लेट सपोज के उस स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है, तो अब मुझे वो चेंज तीन जगह तीन अलग अलग सिस्टम पे करना पड़ेगा। तो दैट इज रिडेंडेंसी, कि मैं एक ही चीज बार बार परफॉर्म कर रही हूँ। फ्रेगमेंटेड, अलग अलग पोर्शंस में पड़ा है। फ्रेगमेंट के मींस पोर्शंस में डिवाइड करके स्टोर किया है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग सिस्टम पर डाटा पड़ा है, उसको कौन सॉर्ट आउट कर रहा है? आपका एंटरप्राइज सिस्टम, जो एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम में डाटा को स्टोर कर रहा है। तो सो दैट कि मुझे उसको एक ही जगह अपडेट करना पड़ेगा और वो सब डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, और सब डिपार्टमेंट को वो अपडेटेड डाटा मिलेगा, एक दफा ही उसको चेंज करना पड़ेगा, एंट्री भी एक दफा करनी पड़ेगी। इनेबल कोऑर्डिनेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज, आपकी जितनी भी डेली एक्टिविटीज उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना among different departments, among different functional areas। efficient response to customer orders, जो कस्टमर ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उसको इजीली एफिशिएंट रिस्पॉन्ड दे सकें, जो हमने केस स्टडी में भी देखा था।
इम्पैक्ट बिफोर और आफ्टर ईआरपी, ईआरपी यूज करने से पहले कैसे काम हो रहा था और ईआरपी यूज करने के बाद कैसे काम हो रहा था। तो वो हमने देखा था कि कितना एफिशिएंटली काम हो जाता है जब हम ईआरपी यूज कर रहे होते हैं। उस पे हमारे पास हमें जो है हर डिपार्टमेंट में जाके चीजें अपडेट नहीं करनी पड़ती और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटाबेस सर्वर भी नहीं होता। एक सेंट्रलाइज सर्वर है जो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर रहे हैं और वही सेंट्रलाइज सिस्टम हर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, सो दैट जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इजीली उस सेंट्रलाइज सर्वर से रिट्रीव कर सकता है। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को भी क्या करेगा और ज्यादा इम्प्रूव करेगा थ्रू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच इज स्टूडेंट सेंट्रलाइज डेटाबेस। Okay, next is type of system is supply chain management system. सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रही होती है, फर्म का रिलेशनशिप जो है वो मैनेज कर रही होती है विद सप्लायर्स। जो सप्लायर्स हैं जो सप्लाई कर रहे होंगे गुड्स आपकी फर्म को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उनसे किस तरीके से कांटेक्ट करना है, इन्वेंट्री कौन कौन सी वो कब शिप करवा सकते हैं, कौन कौन सी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, सो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन किस तरीके से करनी है, इन्वेंट्री लेवल्स हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमने कस्टमर को डिलीवर कैसे करना है, और अगर हमारे पास वो सर्विसेज और जो इन्वेंट्री है वो मौजूद नहीं है तो फिर हम सप्लायर को रिक्वेस्ट करेंगे। ये हमने पूरा वर्क फ्लो भी देखा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का। सो जो आप असाइनमेंट में भी इसको एक्सप्लेन करें इन सब चीजों को, तो टेक्सचुअल डाटा के साथ साथ आप डायग्राम्स भी यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने ईआरपी और आफ्टर ईआरपी इम्पैक्ट देखा था थ्योरी की बेसिस पे भी और डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू भी, तो डायग्राम्स भी यूज कीजिएगा। Goal of supply chain management system is right amount of products to destination with least amount of time and lowest cost. The main objective and goal of supply chain management is कि हम right amount of product destination तक पहुंचा दें, मीन जहां तक जिस कस्टमर के हैंड ओवर करनी है बिल्कुल ठीक एक्यूरेट एफिशिएंट प्रोडक्ट हम कस्टमर के हैंड ओवर करें, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में, यानी कि हमें उसकी कॉस्ट कम से कम पड़े। ऐसा ना हो कि हम कस्टमर को ज्यादा में दे रहे हैं और हमारे मतलब कम में दे रहे हैं और हमारा उसको जो है असेंबल करने की कॉस्ट ही ज्यादा है, जो हमने सप्लायर से लिया है जो हमें इन्वेंट्री दे रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा है और कस्टमर को हम कम कॉस्ट में दे रहे हैं। ठीक है, हमें उसकी इंटरनल कॉस्ट कम पड़े। मतलब लेट से अगर मैंने एक चीज मुझे 5000 की पड़ी है तो मैंने उसको 7000 या 8000 की कस्टमर को दे दी, सो मेरे पास जो है उसकी कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट है, मतलब कम से कम कॉस्ट में मैंने उसको कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया, सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें गेन हो। सो दीज आर द टास्क ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इनएक्यूरेट इन्फो। जी क्लास आवाज नहीं आ रही? बेटा बाकी सबको तो आ रही है, वही तो आपको क्यों नहीं आ रही? आप अपना इंटरनेट चेक करो, बाकी सब स्टूडेंट्स को तो आ रही है आवाज, आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई इनएक्यूरेट इन्फो विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेसिव इन्वेंट्री है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, इनएक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स हैं, मिस प्रोडक्शन स्केड्यूल, रेस कॉस्ट, लेस सेटिस्फेक्शन, तो ये सारी चीजें विदाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के हो रही थी, लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रॉपर सिस्टम तो उससे इनएक्यूरेट इन्फो आपके पास खत्म हो जाएगी। आप सिस्टम में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप क्या होती है हमारे पास? कस्टमर रिलेशनशिप हमें ये बता रही होती है
कि किस तरीके से हमने कस्टमर को थ्रू आउट सेटिस्फाई रखना है, सो दैट वो रिटेन हो सके, वो बहुत ज्यादा स्विच ना कर सके. Provide information to coordinate all of the business processes that deal with customers in sales, marketing, and service to optimize revenue, customer satisfaction, and customer retention. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास? सर्विस टू ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, हम ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थ्रू आउट कस्टमर को सेटिस्फाई रखें. और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? जब थ्रू आउट हम बिजनेस प्रोसेसेस में कस्टमर को इन्वॉल्व रखें. मीन्स जो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं वो सारी चीजें कस्टमर को साथ साथ बताते चले जाएं. और अगर कस्टमर हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो हम हेजिटेट ना करें, ईच एंड एवरीथिंग उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दें. एंड कस्टमर रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स कि अगर एक दफा कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट या कोई चीज या कोई सर्विस आपकी यूज की है, तो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहे कि वो नेक्स्ट टाइम भी रिटेन रहे और आपके पास ही आए, कहीं और ना जाए. सो दैट इज कस्टमर रिटेंशन, सो दैट आप उसको रिटेन कर सकें, रीस्टोर कर सकें. Integrates firm customer related processes and support customer information from multiple communication channel. अब वो कह रहे हैं कि अब आप ये चीजें कैसे कर सकते हैं? इसके लिए फिर आपको डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, लाइक थ्रू टेलीफोन्स, ईमेल, वाईफाई डिवाइसेस, सो दैट अगर कस्टमर कोई क्यूरी सेंड कर रहा है तो आप फौरन फौरन उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, जो वेटिंग स्टेट है वो बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, अगर कस्टमर को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपके सिस्टम पे डाल दे और आपका सिस्टम फॉरन कंसर्न डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उसको रिस्पॉन्ड कर दे, सो दैट कस्टमर को फॉरन ही जो उसकी रिक्वायर्ड क्यूरी है उसका आंसर मिल सके. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, KMS. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा हमारे पास? knowledge and experience on how to create, produce and deliver products and services. Means we have knowledge based systems, जो knowledge based system जो हमें ये बता रहे हो कि हमने किस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करना है. क्लास के वहीद आफरीदी जो है ये हमारे पास क्लास में इनरोल्ड है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट है. वेट, मैं इनको जरा मीटिंग से आउट करती हूँ. ओके. ओके, ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स. नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमें हेल्प आउट कर रहे होंगे फ्रॉम एक्सपीरियंस, पास्ट बिहेवियर, कि हमने किस तरीके से इसमें हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी हेल्प आउट कर रहा होगा. जी अब्दुल रहमान. जी अब्दुल रहमान, आपकी स्टूडेंट आईडी क्यों नहीं आ रही? क्या आप इस क्लास के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं? ओके, कंटिन्यू करते हैं हम.
ओके क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। सो नॉलेज बेस्ड सिस्टम बेसिकली हमारे पास जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है एंटरप्राइज का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पास्ट एक्सपीरियंस का डेटा है, उसी की बेसिस पे हमें डिटरमाइन कर रहा होता है कि हमें किस तरीके से ये काम करना है। ठीक है, कलेक्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड मेक अवेलेबल व्हेन एवर एंड वेयर एवर। जो जो काम जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे जिन जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर चुके हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो है बेसिकली हम क्या करें, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक सिस्टम में स्टोर करें और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे नेक्स्ट अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करें। तो उस डेटा को हम कह रहे हैं, वी ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जी जी, मैंने दोनों स्टूडेंट्स को मीटिंग से आउट कर दिया है। बेसिकली ये लोग स्टूडेंट नहीं आए, गेस ये रजिस्टर भी नहीं है। सो काइंडली एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि ये जो क्लास का इनविटेशन होता है, ये एक्चुअली ये आप में से ही कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब वो किसी के पास भी चला जाएगा, होते हैं बहुत सारे फारिग लोग, उनके पास कोई और काम नहीं होता तो वो मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सो काइंडली मीटिंग इनविटेशन किसी को भी सेंड मत किया करें, इस तरीके से टाइम वेस्ट होता है और अजीब अजीब से लोग आ जाते हैं क्लास में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। KMS support processes for acquiring, creating, storing, distributing, applying, integrating knowledge, link internal knowledge to external knowledge. Means within an organization जो भी काम हो रहा है, जो भी processes follow हो रहे हैं, उसकी पूरी information को आप properly कहीं store कर दें और let से कोई नई हमारे पास product या कोई same process हमने follow करना है तो उसी process से हम information extract कर सकें। Include enterprise-wide systems for managing documents, graphics, and other digital knowledge objects, directories of employees with expertise. ठीक है, सो जो जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको आप प्रॉपरली एक डेटाबेस बना के उसमें स्टोर कर दें, विच विल हेल्प एज नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। और वो नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगी, हमें हेल्प आउट कर रही होगी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए। इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट्स, मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इन फर्म। क्या आप विद इन अ फर्म, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा को किस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स मोर देन एप्लीकेशन, टूल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज इंटीग्रेशन एंड स्पीड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रेम। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंटरनेट मींस अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्रॉम एवरीवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कीट का एलएमएस, जो कि हम कहीं से भी अपने एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट इज जस्ट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो है आप, आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि कुछ अजीब अजीब से लोग आ रहे हैं फारिग किस्म के।
बच्चा हमारे पास मीटिंग पे एंड होने वाली है। फिर उसके बाद जो है मैं सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गया ना, जिनकी मेरे पास आईडी अटेंडेंस शीट पे होगी, सिर्फ उन्हीं को इन करूंगी। ओके, अब चैट में कोई सेंड नहीं कर सकता पब्लिकली मैसेज। अच्छा, प्रॉब्लम एक ये भी है ना कि हम लॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे होते हैं। अगर लॉकिंग मैकेनिज्म वो लॉक कर दूं मैं, फिर कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकेगा एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के बाद। अच्छा, मीनवाइल मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। वॉइस तो क्लियर आ रही है ना क्लास? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है वॉइस में? ओके, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, ओके, सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, अब्दुल राफे खान, हसान खानानी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हसन, सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, असदुल्ला खान, असदुल्ला खान। जिसका नेम कॉल करूं वही चैट पे अटेंडेंस सेंड करे। अजान कुरैशी, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन शामिर, हंजला शकील, हंजला शकील,
मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, मसाब बिन जिया, ओके। तलहा हसन, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुहतसम, मोहम्मद मुहतसम, मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, उसामा, 13082, मशाल फिदा खान, मोहम्मद सुबान, दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफिज सिद्दीकी, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, मोहम्मद हाशिर, मतीन साबरी, मतीन अब्बासी, सॉरी, मतीन अब्बासी, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, नाफिल नबील, शामिर शाकिर। अच्छा, यहाँ पे उसामा दो हैं, एक उसामा है मेरे पास 13082, और कौन है उसामा? आपकी फर्स्ट क्लास है साइम? आज आपने फर्स्ट क्लास ली है साइम? ओके सॉरी, सैयद मोहम्मद साइम, ओके फाइन। सैयद मोहम्मद साइम, स्टूडेंट आईडी क्या है आपके बेटा? 12568, ओके सही है। नहीं, जी जी साइम, आपकी मैंने एंट्री कर दिया, आपकी सारी अटेंडेंस है। और किसका नाम नहीं आया? मोहम्मद फतेह शाकिर, आपकी फर्स्ट क्लास है फतेह, तो आपका नाम डेफिनेटली नहीं आएगा, आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। स्टूडेंट आईडी इज 13227। दोबारा सेंड करो फतेह अपनी स्टूडेंट आईडी और कंप्लीट नेम। 13277। मोहम्मद फातेह, दोबारा से अपने नेम और स्टूडेंट